हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं हम अपने वेव ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो काफी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। क्लियर। अब ये भी पूछा जाता है आपसे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी पूछा जाता है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर। हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके आपसे या तो सीधे स्नेल्स लॉ पूछ लेगा, फिर आप प्रूफ करो हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके, या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी पूछ लेगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ जो है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है। तो समझते देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कोई हमारा सरफेस है, कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस पी डैश, मतलब ये वाला मीडियम अलग है और ये वाला मीडियम अलग है। सपोज मान के चल रहे हैं ये वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के चल रहे हैं n1 है, और ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो n2 है वो बड़ा है n1 से। दैट मीन्स n2 बड़ा है n1 से, मतलब ये वाला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक, और ये वाला ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। अब ये बात हमको पता है, कोई भी लाइट वे रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो सपोज हम मानते हैं कोई किसी पर्टिकुलर एंगल पर कोई हमारा वेव फ्रंट पड़ा, कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये बात हमको पता है, वेव फ्रंट जो रेज होती हैं, लाइट रेज होती हैं, वो हमेशा वेव फ्रंट के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो देखिए यह 90 डिग्री पर दिखाया गया। तो ये जो हमारी है वो लाइट रेज है, एरो से जो दिखाया गया, ये हमारा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर। ये इस तरीके से देखिए रेज आती है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर आई इंसिडेंट रे। अब ये देखिए यहाँ पे बाउंड्री है, दो मीडियम अलग हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये रेयर से डेंसर में जा रही, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, रेयर टू डेंसर। तो देखिए ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, बट ऐसे ना जाके टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में आई है तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगी। तो ये वाली वे है तो वो इस तरीके से पास करेगी। सपोज हम मान लेते हैं ऐसे। क्लियर। ये वाली वे थोड़ा इस तरीके से पास कर जाएगी, ठीक। अब ये वाली रे को अगर हम देखें, ये वाली देखिए ये बी पॉइंट से चली, यहाँ तो मीडियम कोई चेंज नहीं हो, ये सीधे चलेगी यहाँ सी तक आएगी। अब यहाँ मीडियम चेंज होगा। क्लियर। तो यहाँ भी देखिए टुवर्ड द नॉर्मल अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे बनेगी और फिर ये बेंड कर जाएगी, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए डायग्राम में नहीं बनाया गया। क्लियर। अब ये पता है हमें नॉर्मल और इंसिडेंट वे के बीच बनाएंगे। इधर अगर हम देखें ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे आई से डिनोट किया। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड वे के बीच बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे आर से डिनोट किया। क्लियर। अब हम ये मान के चल रहे हैं, जो देखिए इस वाले मीडियम में स्पीड मान लेते हैं हम v1, जो रेयर मीडियम है यहाँ पर स्पीड हमने मान ली सपोज कितनी है लाइट की v1, और जो दूसरा मीडियम है यहाँ पर स्पीड हमने मान ली v2, और ये मान के चल रहे हैं जो v1 है बड़ा, ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, डेंसर में कम हो जाती है। ठीक है, तो v1 ज़्यादा है, ये वाली स्पीड v1 ज़्यादा है, v2 कैसी है, कम। अब देखिए b से c हम मान के चल रहे हैं t टाइम में। किस टाइम में, t टाइम में b से c रेस चलती है, मतलब रेयर मीडियम में जो लाइट रे है वो b से c चलती है t टाइम में। क्लियर। स्पीड v1 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, v1t, क्योंकि v1 हमने स्पीड मानी है, टाइम यहाँ से यहाँ तक हमने कितना t माना, तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v1t। क्लियर। दूसरे मीडियम में हमने स्पीड कितनी मानी, v2। अब अगर हम बात करें t टाइम में, तो t टाइम में देखिए अगर हम निकालना चाहें, एक तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाली वेज t टाइम में यहाँ से यहाँ तक गई, ऐसे ये वाली वेज यहाँ से यहाँ तक t टाइम में कितना चलेगी, v2t चलेगी। कितना चलेगी, v2t, और v2t डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि v2 जो स्पीड है वो कम है। तो यहाँ पे देखिए छोटी लाइन बनाई है, यहाँ पे छोटी वेव बनाई, यहाँ पे बड़ी बनाई। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट चाहिए, t टाइम बाद अगर हमें वेव फ्रंट चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, t टाइम बाद अगर वेव फ्रंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट जो होता है उसके इक्वल रेडियस का स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल में यही जो हाइगेन्स असम्पशन है वो यही है कि जब आप को t टाइम बाद कोई न्यू वेव फ्रंट चाहिए, तो t टाइम बाद आपको न्यू वेव फ्रंट किस रेडियस का स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। क्लियर। मतलब bt का आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो देखिए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट चाहिए, यहाँ पे अगर vt का स्क्वायर ड्रॉ करें मतलब, तो ये ऐसे आर्क आप बना सकते हैं, बट यहाँ दिखाई नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव मीडियम में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो आर्क दिखाई है v2t,
किस रेडियस का, V2T रेडियस का आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो ये डिस्टेंस का मतलब ये V2T रेडियस का आप अगर स्क्वायर ड्रॉ करें, पूरा इस तरीके से ड्रॉ होगा, बट हमने थोड़ा सा आर्क दिखा दी अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है। तो B2T का अगर हम रेडियस ड्रॉ करें ये ऐसे, यहाँ पर अगर इन दोनों का भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, अब इस पे अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर आपने हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा हो तो अगर मान लीजिए जैसे ये जो आप न्यू वेव फ्रंट पाने के लिए जो रेडियस जो VT रेडियस का जो स्फीयर ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमारे नए वेव फ्रंट को बताता है। तो ऐसे यहां से अगर मान लिया आप यहां पे बना रहे हैं और एक पॉइंट ये है, ये अगर मैं रेड कलर से बनाता हूं, चलिए से ये जैसे और एक ये, इसके अलावा अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने ये ब्लैक कलर से जो हुई यहाँ पे, ये टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को शो करेगा, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद हमें मिला है वेव फ्रंट, तो ये वाला हमारा कौन सा होगा, रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट, और ये कौन सा होगा, इंसिडेंट। बस आपको हाइगेंस प्रिंसिपल में इतना याद रखा है, अगर हमको t टाइम बाद वेव फ्रंट चाहिए तो हम BT रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो स्फीयर ड्रॉ किया इधर और इधर, इसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्फीयर के ऊपर, वो हमारा शो करता है नए वेव फ्रंट को। तो इसको हम, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से है, ये रिफ्रैक्टेड साइड में है, तो यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर, बस इतना आपको समझना है, बाकी आपका समझ ली पूरा डेरिवेशन हो गया। समझते हैं, देखिए कैसे। अगर हम बात करें ट्रायंगल, इसमें देखिए ये एंगल हमारा कितना आई, अब इसको समझते हैं ये आई कैसे आया एंगल्स को। ये अगर आई है तो यहां से अगर हम बात करें, देखिए ये वाला, ये दोनों पूरा अगर हम बात करें यहां से यहां तक, एक सेकेंड, यहां से यहां तक देखिए पूरा 90 होगा। अब ये 90 होगा अगर, तो ये वाला कितना बचा हमारा 90 माइनस आई, ये कितना बचा 90 माइनस आई। अगेन अगर हम बात करें यहां से और यहां तक, ये पूरा, ये नॉर्मल भी तो 90 होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा, देखिए 90। अब ये 90 होगा, ये हमारा 90 माइनस आई, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, आई, तभी तो दोनों का सम 90 होगा। तो ये आई, तो ये भी कितना होगा, आई। क्लियर। ऐसे हम बात करें अगर ये देखिए, अब ये वाला आपको एंगल क्लियर होगा, ये कितना होगा, आई होगा। अगर हम इस वाले एंगल को देखें ध्यान से, तो देखिए ये है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये आर है, तो ये देखिए यहां से यहां तक कितना होगा, 90 माइनस आर। तो ये वाला हमारा अगर हम बात करें, ये एंगल, ये कितना होगा, 90 माइनस आर। अब ये जो वेव फ्रंट होता है वो रे के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल हमारा 90, जब ये 90 माइनस आर, तो ये वाला कितना होगा, ऑब्वियसली आर, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180, तभी तो 180 होगा। ये कितना होना चाहिए, आर, तो यहाँ आर से डिनोट कर दिया ये वाला एंगल। ये किससे है, देखिए आर, ये 90 माइनस है, ये 90, तभी तो तीनों सम क्या होगा, 180। तो ये वाला हमें एंगल कितना होगा, आर, जो कि दिखाया गया है। क्लियर। तो आई विश आपको एंगल सारे क्लियर हो गए। ये आई है, ये कितना है, आर। अब अगर मैं ए बी सी में साइन निकालना चाहूं, साइन आई, तो यहां से देखिए इन ट्राइंगल अगर मैं निकालूं, इन ट्राइंगल ए बी और सी में, किसमें, ट्राइंगल में ए बी सी में, यहां से देखिए साइन आई कितना आएगा, आप साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, B1T, तो B1T अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, AC, तो यहां कितना आ जाएगा, AC। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं दूसरे ट्रायंगल में यहां से देखूं, R निकालना चाहूं, साइन R, यहां से देखूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहां से अगर निकालूं साइन आर, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में, देखिए ए ई सी या ए सी ई, कोई भी बोल दीजिए आप, ए ई सी वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहां से देखिए साइन आर अगर हम निकालें तो साइन आर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, B2T अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, AC, AC।
क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालिए, इसको सेकंड डालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि स्नेल्स लॉ में प्रूफ करना है, हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। तो यहां से देखिए अगर डिवाइड करें, डिवाइडिंग फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो यहां से देखिए कितना आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, यहां से देखिए साइन आई की वैल्यू क्या है, b1t अपॉन ए सी, तो b1t अपॉन ए सी अपॉन साइन आर कितना है, यहां से आप देखिए b2t अपॉन ए सी, तो b2t अपॉन ए सी, ए सी विल कैंसिल आउट, यहां से देखिए साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ गया, यहां से देखिए b1t अपॉन b2t, टी विल ऑल्सो कैंसिल आउट। क्लियर। तो यहां b1 अपॉन b2 बना, बचा केवल। अब हमको पता है यहां से, तो यहां पे देखिए साइन आई अपॉन साइन आर कितना बचा है यहां पे, b1 बाय b2। अब देखिए हमको एक रिलेशन पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर फर्स्ट मीडियम की बात करें, केवल और केवल कौन से, पहले वाले मीडियम की, जो हमने फर्स्ट मीडियम, ये बाहर वाला मीडियम लिया है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए n इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, c बाय बी। n इजिकल टू फॉर्मूला कितना होता है हमारा, c बाय बी। क्लियर। फर्स्ट मीडियम की बात करें तो इसका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो उसमें स्पीड हमने मानी v1 मानी, तो इसको फर्स्ट कर दिया, c तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालना चाहें v1, तो यहां से कितना आएगा, c बाय n1। सिमिलरली एंड दूसरे मीडियम की बात करें तो n2 इजिकल टू कितना होगा, c बाय v2। तो यहां से अगर हम v2 की निकालें तो v2 कितना हो जाएगा, c बाय n2। तो दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए सिंपली, इस वाले डेरिवेशन में दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है। देखिए कैसे करते हैं, ये हमने निकाल लिया, क्लियर। यहां से देखिए हम अब वैल्यू पुट करना चाहें तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो जाएगा, यहां से देखिए v1 की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, यहां से c बाय n1, c बाय n1, और यहां से b2 की जगह कितना, c बाय n2, c विल कैंसिल आउट। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, n2 बाय n1, n2 ऊपर चलेगा n1 नीचे, n2 अपॉन n1। क्लियर। यही हमारा स्नेल्स लॉ होता है। इसी को हम या तो ऐसे लिख दें n, मतलब आप n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं या n21 भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21, मतलब सेकेंड मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 को इधर लिख दें, n1 साइन आई इज इक्वल टू दूसरी साइड ले जाइए n2 साइन आर। क्लियर। चाहे ऐसे लेके चाहे ऐसे लेके, यहां तक आपको प्रूफ करना होता है स्नेल्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसको ढंग से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।